सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, माजी एक ऐसा वक्त जो गुजर चुका, माजी वो यादें जिनको याद करके कभी आप खुश होते हैं तो कभी वो यादें आपको सबक देती हैं या फिर उदास भी कर देती हैं। माजी एक ऐसा वक्त कह लें जिसे आप चाहें भी तो कभी भुला नहीं सकते हैं। कभी सोचा है कि ये माजी इंसान की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। वो इंसान जो माजी में बहुत खुशहाल था और हाल उसका बहुत ही बदहाल है, तो वो दिन में किसी एक पहर अपने माजी को याद करके खुश हो जाते कि चलें कभी तो मैं खुश था। और वो इंसान जिसका माजी बहुत बदहाल था और हाल बहुत खुशहाल है, तो यही माजी उसको याद दिलाता है कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, किसी पर भी आ जाता है। ये माजी ही उसे ये सबक दिलाता है, सबक देता रहता है कि मुस्तकबिल में ऐसी कोई गलती ना करे जो एक बार फिर उसके माजी को ही उसका हाल या मुस्तकबिल बना दे। इंसान माजी में किए गए अपने अच्छे कामों को याद करके खुश भी हो जाता है और माजी में की गई गलतियों से सीखता भी रहता है कि आइंदा ये गलती नहीं दोहरानी। अच्छा, यही किरदार है माजी का हमारी ज़िंदगी में अगर कह लें। और जो शख्स माजी से नहीं सीखता, जो शख्स माजी से आंखें चुराता है, वो कभी भी अपने मुस्तकबिल को बेहतर नहीं बना सकता। इसी तरह वो हुकूमतें और रियासतें जो माजी को याद नहीं रखती, उनका मुस्तकबिल हमेशा किसी समंदरी तूफ़ान में फंसी कश्ती की तरह होता है। कुछ नहीं पता होता कि कब एक लहर आएगी और सब कुछ बहा कर ले जाएगी। और आज ये वक्त का तकाजा कह लें कि दुनिया, रियासतें, ममालिक माजी से नज़रें चुराने के बजाय इससे सबक सीखें, हक़ाइक़ को तस्लीम करें और इसके बाद अपने मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय भी करें, डिसाइड भी करें। अच्छा, हमारा माजी हमें ये बताता है कि जब 27 दिसंबर 1979 में रूस ने अफ़गानिस्तान में फ़ौजें दाखिल की और वहाँ कब्ज़ा जमाया, तो उस वक्त की हुकूमत और फ़ौज ने फैसला किया कि अफ़गानिस्तान हमारे हमसाया मुल्क को तबाह नहीं करेगा और तबाह नहीं छोड़ेगा, तनहा भी नहीं छोड़ेगा, तबाह भी नहीं करेगा। ये अमेरिका और रूस के दरमियान सर जंग का ज़माना था। अगर आप याद करें, रिकॉल करें अपनी मेमोरी, रूस की जो मुहिम जो है उससे अमेरिका को सुनहरी मौका मिल गया। अमेरिका ने रूस को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान से इत्तेहाद किया। अच्छा, 1980 से 1991 यानी 1980 से 1991 के दौरान अमेरिका ने $5 बिलियन का असलहा अफ़गान मुजाहिदीन को सप्लाई किया। दूर दराज मुस्लिम ममालिक से लोगों को जहाद के लिए बुलाया गया और जहाद को टू कट शॉर्ट ग्लोरीफाई किया गया। अमेरिका ने उस जहाद की भरपूर हिमायत की और शदीद मज़ामत के बाद रूस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस दौरान अमेरिका ने रूस से लड़ने वाले मुजाहिदीन को भरपूर प्रोटोकॉल भी दिया, उनकी हौसला अफजाई भी की, भरपूर मदद भी की, जहादी ग्रुप्स बनवाए, रूस के खिलाफ लड़ने वालों को मुजाहिदीन का नाम दिया गया। और जब इस जंग में रूस को शिकस्त हुई, इसे अफ़गानिस्तान को छोड़ना पड़ा, तो अमेरिका ने भी अपनी जो बोरिया बिस्तर उसको लपेटा और चलता बना। माजी कहता है कि उस वक्त इन तमाम जो जहादी ग्रुप्स हैं नाजरीन, जिनको पाकिस्तान और अमेरिका की हिमायत हासिल थी, जो दूर दराज इलाकों से जहाद के लिए आए थे, उनको छोड़ दिया गया पाकिस्तान के रहमो करम पर। या अफ़गानिस्तान में अलकायदा का लीडर उसामा बिन लादेन, जिसने अफ़गान जहाद में मरकज़ी किरदार अदा किया था और अमेरिका का लाडला था, तालिबान हुकूमत का इत्तेहादी और मेहमान था। 9/11 के सानहे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को अफ़गानिस्तान से निकालने का मुतालबा किया, जिसे मुल्ला उमर ने मुस्तरद भी कर दिया था, आपको याद होगा। अमेरिका ने 2001 के आखिर में नेटो के ताउन से अफ़गानिस्तान पर हमला करने का फ़ैसला किया। 9/11 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो इसका इत्तेहादी बनकर इन्हीं जहादी ग्रुप्स और मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई में अपना हिस्सा डाले, जिसकी पुष्टपनाही अमेरिका ने की और पाकिस्तान ने उनकी हिमायत की। पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको ट्रेन किया रूस से लड़ने के लिए। वो मुजाहिदीन और जहादी ग्रुप्स जो रूस से लड़ रहे थे तो मुजाहिदीन थे, लेकिन अब ज़रा गौर से सुनिएगा, लेकिन 9/11 के बाद
वही मुजाहिदीन दहशतगर्द करार दे दिए गए। आपने देखा कि मुजाहिदीन का भी कहा जाता रहा और फिर बाद में उनको दहशतगर्द करार दे दिया गया और फिर एक ऐसी तवील जंग शुरू हुई जिसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान रूस के खिलाफ जंग में भी अमेरिका की मदद की पाकिस्तान ने, और अमेरिका ने पाकिस्तान से ओपन अल्फाज में कहेंगे बेवफाई की। इसके बाद 9/11 में जिनको अमेरिका ने बनाया था उनके खिलाफ ही अमेरिका सफारा हो गया। एक ऐसा फैसला था जिसके बाद पाकिस्तान में कई हजार जानें गईं। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कई हमलों का सामना करना पड़ा, जिनकी जद में पाकिस्तान के सदर समेत कई दीगर अहम शख्सियात भी आईं। और आज जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं या दहाइयों तक पाकिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह कहने वाले ये भूल गए हैं कि उन्होंने खुद इनको बनाया था और फिर इनको पाकिस्तान में छोड़कर चले गए। जिम्मेदार कौन हुआ? कसूरवार कौन हुआ? क्या पाकिस्तान, जिसने अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दिया? नहीं, अमेरिका 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 क्योंकि जब अमेरिका का मुफाद था तो ये तमाम दहशतगर्द, मैं दोबारा दोहराऊंगी, आई वुड रिपीट, ये तमाम दहशतगर्द मुजाहिदीन थे। और जब अमेरिका का मुफाद ख़त्म हो गया, बेनिफिट ख़त्म हो गया, तो ये मुजाहिदीन से दहशतगर्द करार पाए गए। अमेरिका ने ये नहीं सोचा कि जब जंग ख़त्म होगी तो इन तमाम जिहादी ग्रुप्स का आखिर करना क्या है, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा, इनको कैसे नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब वापस लाया जाएगा। जब इनको इनके हाल पर छोड़ दिया गया तो उन्होंने भी वही किया जो उनको ठीक लगा और इन तमाम तर गलत फैसलों का शिकार हुआ कौन? हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। दुनिया को ये माजी याद रखना चाहिए और दुनिया को ये माजी याद रखते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली तरतीब देनी होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा बल्कि अमेरिका के अंदर से भी यही आवाज़ें आ रही हैं। रज़ा, पहला क्लिप चलाइएगा। अच्छा, हिलरी क्लिंटन ही कहती हैं कि पाकिस्तान के हवाले से हमारी तारीख रही है, हमें याद रखना चाहिए कि जिन लोगों से लड़ रहे हैं उनको हमने 20 साल पहले फंडिंग की थी। हमने ये इसलिए किया कि हम सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर रहे थे और हम इसलिए कर रहे थे कि हम सोवियत यूनियन को वस्ती एशिया पर कंट्रोल करते हुए नहीं देख सकते थे। सदर रेगन ने कहा था कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, आएँ हम ISI और फ़ौज के साथ डील करें, मुजाहिदीन के साथ डील करें। हमने सऊदी अरब और दीगर इलाकों से मुसलमानों के जो लोगों को, अफ़गानिस्तान के लोगों को इम्पोर्ट किया ताकि सोवियत यूनियन को शिकस्त दे सकें। अरबों डॉलर्स भी खर्च किए गए और नतीजे में सोवियत यूनियन टूट गया। इसकी मजबूत दलील ये है कि सोवियत यूनियन के मामले पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए कि हमने जो बोया वो काटा। तो तब हमने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया। हमने कहा कि आप ही भुगतो, हम जो मिसाइल और बारूदी सुरंगें छोड़कर आए हैं उनसे भी पाकिस्तान ही निपटे अब, और हम आप पर पाबंदियां लगा रहे हैं और हमने पाकिस्तान और फौज ISI से डील रोक दी है। ये माजी है जो दुनिया को याद रखना होगा। इसी माजी को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया को आगे के फैसले करने होंगे। माजी मददगार साबित होते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, फैसले करने में मुस्तकबिल पर उसके असरात होते हैं। इसी माजी को देखते हुए ऐसे इक़दामात उठाने होंगे नाज़रीन कि आइंदा मुस्तकबिल में ऐसी कोई जंग ना हो। अमेरिका के अफ़गानिस्तान में इस तवील तरीन जंग का नुकसान दुनिया को तो हुआ और इसके साथ साथ पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हुआ। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता, और करना चाहे तो डिटाई में करता रहे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया, बहुत नुकसान उठाया, लेकिन फिर भी अमेरिका के हाथ क्या आया? कुछ नहीं आया। आज एक दहाई से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद अमेरिका बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। 19 साल से वो अफ़गानिस्तान में जंग लड़ रहा है और कोई खातिर ख्वाह कामयाबी क्या हासिल कर सका? नहीं कर सका। वो मज़ीद 19 साल भी लड़ता रहे तो यकीन जानिए कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए कि जंगें, हम अक्सर प्रोग्राम में कहते हैं, मसाइल का हल नहीं होती हैं। जंगें अब तलवार और तीरों से नहीं लड़ी जाती। जंगों में अब जो हथियार इस्तेमाल होते हैं या फिर हो सकते हैं, उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, उनसे पूरी दुनिया का बहुत नुकसान होगा, अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। इसी माजी को इमरान खान साहब ने याद दिलाया अमरीकी सरजमीन पर बैठकर। क्या बात है, अमरीका को बताया उन्होंने कि दहशतगर्द पाकिस्तान नहीं, दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान है।
जिन दहशत गर्दों की बात अमेरिका कर रहा है वो तो बनाए ही खुद अमेरिका ने थे। कितनी बड़ी बात कर दी, सही बात कर दी, उनके मुल्क में खड़े होके, सरजमीन पे खड़े होके। और तब वो हीरोज थे, आज वो कौन बन गए? दहशतगर्द बन गए, क्योंकि तब मुफाद जुड़ा हुआ था, अब मुफाद नहीं। अच्छा, वो दहशतगर्द बन गए तो उसमें पाकिस्तान का क्या कसूर? सवाल तो अमेरिका से बनता है ना। देखिए जरा खान साहब का क्लिप, कहा कि इमरान खान साहब ने भी वही बात की जो हिलरी क्लिंटन ने की, कि इमरान खान ने भी अमेरिका को वाज़े कह दिया कि दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान हुआ है। अमेरिका की बेवफाई की वजह से पाकिस्तान को भारी कीमत उठाना पड़ी। अमेरिका का इत्तेहादी बनना पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिका ने तवील जंग के बाद भी अफगानिस्तान में कुछ हासिल नहीं किया। अमेरिका मजीद जितना चाहे जंग जारी रखे अफगानिस्तान में, लेकिन उसे मिलना तब भी कुछ नहीं है। तो इसका क्या फ़ायदा? जंगें मसाइल का हल ना कभी थीं, ना कभी हो सकती हैं। इसलिए अमेरिका को भी सोचना होगा कि महज इल्ज़ाम तराशी से या मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर करने से अगर मसाइल का हल निकला तो आज दहशतगर्दी का नामो निशान बाकी ना रहता। आप एक कौम पर दहशतगर्दी का टैग कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि दहशतगर्दी हर मजहब में मना है, ममनू है। दहशतगर्द का मजहब क्या होता है? सिर्फ दहशतगर्दी होती है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी नाम से वो करे या कोई भी टैग लगा के करे। दहशतगर्द का मजहब सिर्फ दहशतगर्दी होती है। अगला क्लिप चलाएगा रजा। अच्छा नाजरीन, बड़ी तकलीफ के साथ कहूँगी कि मगरिब की सबसे बड़ी बीमारी अगर कह दूँ तो बन चुकी इस्लामोफोबिया, कि जहाँ दहशतगर्दी हो उसके पीछे मुसलमान होगा। ये वो सोच है जिसने मुसलमानों को गैर महफूज कर दिया है। अमेरिका में अगर कोई दहशतगर्दी होती है तो यकीन जानिए वहाँ रहने वाले मुसलमान दुआ करते हैं बाकायदा कि दहशतगर्द खुद को मुसलमान ना कहे। इसी तरह दीगर ममालिक में भी इस्लामोफोबिया के असरात मुसलमानों पर होते हैं, उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, उनको दहशतगर्द करार दिया जाता है बगैर किसी सबूत के। क्यों? क्या ये सीखे हमने माजी से? क्या इस तरह हम दुनिया को आम मसाइल को हल करने जा रहे हैं? दुनिया के जितने आम मसाइल हैं कर सकते हैं कि इस तरह हल हम इल्ज़ाम तराशी से बगैर किसी सबूत के? क्या ये है तरक्की पसंद, तरक्की याफ्ता ममालिक के अप्रोच या स्टैंडर्ड? आज जिस तरह हमारा वज़ीर आज़म ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर का बल्कि इस्लाम और मुसलमानों का मुकदमा लड़ रहा है, इस पर उनको क्या खिराज तहसीन पेश किया जाना नहीं चाहिए? मैं तो कहती हूँ ये चीज़ बनता है। उनकी सरजमीन पे खड़े होकर उनको बता रहे हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ पर आपने हमारा कितना नुकसान किया। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह एक मुस्लिम कंट्री का सरबराह होने का हक अदा कर दिया है, उस पर तो गैर भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हैं। गैरों को भी तारीफ करनी पड़ेगी अगर वो जस्टिफाइड तारीफ करेंगे तो। डिटाई की अपनी एक डेफिनेशन है, जो ढीठ लोग हैं वो तो फिर आपको पता है कि गोरे को काला कह देंगे, काले को गोरा कह देंगे, नहीं मानेंगे, अंदर से मान रहे होंगे। लेकिन कुछ अपने, जो दुख होता है मुझे, कुछ अपने ऐसे हैं, कुछ काबिल तरीन लोग ऐसे हैं जो हमारे अपने हैं, जो फरमा रहे हैं कि इमरान खान मकबूजा कश्मीर का मुकदमा सही तरह से नहीं लड़ रहे हैं। वो काबिल तरीन जमहूरी अवाम की तर्जुमानी करने वाले मोजिस तरीन अफराद कौन है? जरा देखिए। हमें भी पता है मरियम बीबी कि मरियम औरंगजेब साहिबा, आपको मकबूजा कश्मीर पर सियासत करने का हुक्म कहाँ से मिला है? आपको मरियम नवाज के मुकदमात और हजरत नवाज शरीफ की आरतियां उतारने का हुक्म कहां से मिला है? इन दोनों बाप बेटी के मुकदमात का दिफा करने का हुक्म आपको कहां से मिला? मरियम औरंगजेब साहिबा, हमें भी पता है। और जब आप ही दिफा करने के लिए बहुत है तो वकीलों को क्यों रखा हुआ है? क्यों फीसें जाया कर रहे हो वकीलों की? इस बीबी को भेजो ना अदालत में रह के दिफा करें। तमाशा जो आप अदालत के बाहर लगा रही थी, अदालत के अंदर जाकर दलाइल देना शुरू कर दें, बड़ा अच्छा दिफा कर देंगी आप। मरियम नवाज ने, आज मुझे ये बता दें, आपकी मरियम बाजी ने, मरियम औरंगजेब साहिबा, मैं आपसे पूछती हूँ और आप जैसे तमाम लोगों से पूछती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने मकबूजा कश्मीर के लिए आखिर किया क्या है? कोई एक काम मुझे बता दें। चले मरियम नवाज को छोड़ दें, मरियम के अब्बा जी हजरत नवाज शरीफ साहब, जो कि 3 बार इस मुल्क के इक़्तिदार पर बुराजमान रहे, काबिज रहे, मुसल्लत रहे, क्या किया मकबूजा कश्मीर के लिए? चले उस मौलाना को बिठा दिया, वो जो मौलाना था उसके बारे में बता दें। उस मौलाना ने कश्मीर कमेटी की कुर्सी पर बैठकर क्या किया, जिसको उठने में भी कई घंटे लगते हैं उस कुर्सी से? सिर्फ इंजॉय किया उन मुराद को। उन्होंने मकबूजा कश्मीर के लिए कौन सी खिदमत अंजाम दी? आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या किया? कश्मीर के हक में 4 बातें भी की जो ऑन रिकॉर्ड आप ला सकती हैं, जरा चलाइएगा
किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठी वीडियोस दिखाने के बजाय आप लोग जरा मौलाना का काम दिखाइए कि मौलाना ने इतने साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनकर उस कुर्सी पे आराम फरमाने के अलावा और क्या किया, कितनी बातें की, जरा चलाइएगा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पता चले कि मौलाना ने क्या किया, ज़बानी तौर पे कुछ किया हो, ज़बानी कलामी कुछ किया हो, प्रैक्टिकली तो कुछ कर नहीं सकते वो। खुर्शीशा बेचारे मीटर रीडर से सियासतदान बने और इस दौरान नैब के मुताबिक उनके असासों में कई गुना इजाफा हुआ, इसलिए वो नैब के मेहमान हैं। फरियाल तालपुर को जेल में डालने से मकबूजा कश्मीर के मुकदमे का ताल्लुक क्या बनता है, मुझे ज़रा समझा दें। लेकिन आपको जो उजरत है वो शायद मिलती ही है, आप तमाम लोगों को तनख्वाह और मुराद ही शरीफ खानदान के फर्श पर पोचा लगाने की मिलती है। आई एम रियली सॉरी टू से। आपका सियासी बैकग्राउंड क्या है मरियम औरंगजेब साहिबा? आपने सियासत में कौन से काबिल फख्र कारनामे अंजाम दिए थे कि आपको वजारत मिली? आप किस हल्के से मुंतखब हुई थी? आप मरियम सफदर के कदमों में बैठने की वजह से, सुन लें, आज मुंतखब हुई थी और वजारत इत्तलात बन गई। अच्छा, आप छोड़ें ये मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो आप बात करती उसको छोड़ें, आप पीटीवी का हाल बताएं। अताउल्ला कासमी साहब कौन है? याद है आपको मरियम औरंगजेब साहिबा? आपने अपनी वजारत से कितनों को कैसे नवाजा, ये बता दें। याद है आपको? पीटीवी ने कौन सी तरक्की की थी आपके दौर में, ये बता दें। कितना मुनाफा कमाया पीटीवी ने, स्टेट मीडिया चैनल जो हमारा स्टेट चैनल है, ये बता दें अगर आपको याद हो। आप अपना हिसाब दें, अपनी परफॉर्मेंस बताएं। मकबूजा कश्मीर पर बात करना आप जैसे छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है। आपका काम बस मरियम सफदर के जूते साफ करना है। आप वही कीजिए, वो आपको सूट करता है। क्योंकि जो आप लोग बात करते हैं तो बात करते रहते हैं कि आपका अपना माजी क्या, बंदा अपने गिरेबान में झांक के देख लेता है तो बात करने के काबिल ही नहीं रहता। माजी में आप लोग क्या कुछ नहीं करते रहे, क्या गुल खिलाते रहे, और अगर आपको कोई याद दिलाता है तो वो जमहूरियत का दुश्मन हो जाता है। एक साहब और हैं जिनका नाम हमने क्या रखा है, अरस्तू पाकिस्तान, नेशनल अरस्तू ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान साहब की न्यूयॉर्क में तकरीर पर उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया, जरा वो रद्द-ए-अमल देखिए। कहां पे कट एहसन इकबाल साहब तकरीर या तो गौर से सुन लेते या फिर सुनते ही नहीं, क्योंकि आप एक डिक्लेयर्ड अरस्तू हैं, इसलिए आपने सोचा कि आप जिस चीज़ की, जिस कंटेंट की जो भी इंटरप्रिटेशन करेंगे कौम उस पर आंख बंद करके ईमान ले आएगी। लेकिन ऐसा अब नहीं है, ऐसा अब नहीं चलेगा। मान ले कि इमरान खान आपके भी वजीर आजम है और मान लें कि वो नवाज शरीफ साहब से 100 गुना बेहतर अंदाज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ये बात इखलाकी तौर पर ही तस्लीम कर लें कि इमरान खान ने मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की। आप इतने हसास हो गए कि आप इमरान खान की उस तकरीर पर को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं। फिर इन तकारीर पर आप क्या कहेंगे, जरा ये भी टाइम निकाल कर बताइएगा। चलाइए रजा तकारीर के क्लिप। ये पाकिस्तानी इमरान खान साहब की तकरीर अगर आपने समझी नहीं तो आपकी गलती है कि आपको पहले उसका कॉन्टेक्स्ट समझना था और फिर हिलरी क्लिंटन को भी सुनना था। और अगर आपने समझते हुए बात को तोड़ मरोड़ कर आदत से मजबूर होकर पेश किया तो फिर आपकी अकल को 7 तोपों की सलामी देने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन आज नहीं बचा। और रह गई सिक्योरिटी रिस्क की बात, अगर इमरान खान की तकरीर सिक्योरिटी रिस्क है तो फिर अपने कायद और दीगर साथियों की सज़ा भी आप लोग ईमानदारी से खुद ही तजवीज़ कर दें, क्योंकि दोहरा मयार किसी और के लिए और अपने लिए और अब ऐसे नहीं चलेगा। एहसन इकबाल साहब, मिलते हैं ब्रेक के बाद बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। सेकंड सेगमेंट इसमें सदीक जान हमें ज्वाइन करते हैं अपनी बड़ी खबर के साथ। इससे पहले कि सदीक जान की तरफ जाऊं, मैं थोड़ी सी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर लूं। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की जो गुत्थी है वो सुलझने की बजाय उलझने लगी है। नवाज शरीफ साहब का जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू और इसके साथ साथ FIA ने भी तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। मरियम नवाज 6 जुलाई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जज अरशद मलिक की मुबैना खुफिया वीडियो पेश की थी, सामने लाई इस दावे के साथ कि मेरे पास और भी बेशुमार वीडियोस हैं। और मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 80 रोज़ बाद मुस्लिम लीग नून को किसी अदालत से रुजू करना आखिर क्यों याद आया था? बहुत से सवालात हैं, इनकी गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती हुई दिखाई दे रही है। सवालात का बॉल फेंकूंगी
تھی میں صدیق جان آپ کے کورٹ میں. صدیق بتائیے کہ پہلے تو انہوں نے غلطی یہ کی تھی کہ جی پریس کانفرنس جو ہے اس میں وہ عوام کے سامنے اپنا کیس لڑے. ابا جی آئے اور پوچھا جی ٹی روڈ ریلی میں کہ مجھے کیوں نکالا. بیٹیاں آئی, انہوں نے ایک ویڈیو اسکینڈل اس طرح کے بریک کر دیا. یعنی ان کو صحیح راستے کا نہیں پتا, صحیح سمت کا نہیں پتا کہ جو معاملہ عدالت میں لے کے جانا ہوتا ہے وہ یہ عوام میں بریک کر رہے ہوتے ہیں, پھر جھوٹی چیزیں پھر پکڑی جاتی ہیں. یعنی مریم بی بی نے اپنے اوور کانفیڈنس سے کچھ سبق سیکھا ہوگا اس معاملے سے. دیکھیں یہ سادہ ضرور ہیں لیکن اتنے بھی سادہ نہیں ہیں جتنا آپ کے سوال سے لگ رہا ہے کہ بہت ہی سادہ ہیں. شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کے سامنے بیانیہ کیا رکھنا ہے اور عدالت میں کب جانا ہے اور کیا کہنا ہے. تو یہ ان کا پہلے دن سے یہ وتیرہ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ٹی وی انٹرویوز میں کہا گیا کہ الحمدللہ فلیٹس ہمارے ہیں, پارلیمنٹ کہا جناب اسپیکر یہ ہے وہ ذرائع, اور جب سپریم کورٹ میں گئے تو وہاں موقع بالکل بدل لیا. تو ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا بات کرنی ہے, کہاں پہ کیا جال سازی کرنی ہے, کب کلیبری کا استعمال کرنا ہے, کب کیا کرنا ہے, کب معصوم بن جانا ہے, کب مظلوم بن جانا ہے, اور کب ڈٹ جانا ہے, کب لڑ جانا ہے. یہ ساری چیزیں انہیں پتہ ہیں. تو یہ جو جج ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل ہے اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا, اگر 6 جولائی کو آپ یاد کریں جس طرح سے مریم صفدر صاحبہ نے فاتحانہ پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہ شو کرایا تھا کہ بس اس کے بعد تو 1 گھنٹے کے اندر جو میاں نواز شریف صاحب ہیں جو کہ سزا یافتہ مجرم ہے, جیل کے اندر ہے, کوٹ لاکھپا جیل کے اندر, اور ان کو 1 گھنٹے کے اندر شاید رہا کر دیا جائے گا. لیکن سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا, جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جب اس کی سماعت تھی تو اس وقت یہ ان سے توقع کی جا رہی تھی کہ یہ خود ان آڈیوز اور ویڈیوز کو عدالت کے سامنے لے کر جائیں گے. لیکن جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہلے آیا, 11 جولائی کو درخواست دائر ہوئی, کچھ لوگ تھے وہ درخواست لے کر گئے, اس کے بعد 16 جولائی کو پہلی سماعت ہوئی, اس کے بعد 23 اگست کو فیصلہ آیا. اس دوران ایک بار بھی نون لیگ نے عدالت کے ساتھ عدالت عظمیٰ میں رجوع نہیں کیا. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب 18 سپٹمبر کو سماعت تھی اس وقت بھی بڑی یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ خواجہ حارث اچانک آئیں گے, اور جس طرح وہ قطری خط ایک دن پیش کیا تھا نا اچانک, تو اس کے بارے میں جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب نے لکھا تھا کہ جس دن قطری خط نکالا گیا تھا اور ہمارے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ ہمارے لیے بم شیل تھا کہ اچانک ایک چیز آ گئی ہمارے سامنے اور پورے کا پورا موقع بدل گیا, اور کہا گیا کہ جی یہ ہے وہ چیز جس کا آپ سب کو انتظار ہے, اور نکلا جب تو وہ ایک قطری خط تھا. تو ہم یہ کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خواجہ حارث صاحب 18 سپٹمبر کو جب پیش ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو وہ کہیں گے کہ جی جج صاحبان یہ کچھ ایڈیشنل ایویڈنس ہے جو کہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ یہ جج ارشد ملک کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں, یہ ہم پیش کر رہے ہیں, ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جج باعث تھا, جج نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا, اور آپ اس کا فائدہ دیں مجرم نواز شریف کو اور ان کو رہا کر دیں. لیکن خواجہ حارث نے ایسا نہیں کیا. دوسرا اس میں ایک تو اب یہ ہے کہ خواجہ حارث صاحب نے کیونکہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے, ایک ایسا کیس جو کہ سپریم کورٹ میں چلتا رہا لیکن یہ اس میں فریق نہیں بنے, یہ اس کیس میں سامنے نہیں گئے عدالت کے, پورے پاکستان کو پتا تھا کہ یہ کیس چل رہا ہے. جب اس کا فیصلہ آ گیا اب یہ نظر ثانی اپیل میں جا کے اور جو ہے اس میں فریق بننا چاہتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات ہے کہ بھئی کیس کسی اور کوئی اور لے کر گیا, وہاں پہ پروسیڈنگ چلی, فیصلہ آیا, اس وقت آپ گئے نہیں ہیں, اب آپ خواہ میں پہنچ گئے کہ جی ہم بھی اس میں دلائل دینا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے عطاء اللہ قاسمی کے کیس میں جب پہلے سپریم کورٹ بلاتی رہی اسحاق ڈار صاحب کو کہ آپ آ جائیں اپنا موقف دیں, اس وقت وہ نہیں گئے. جب فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ نے کہا جی کرائیں جمع جو ہے وہ جو آپ کا حصہ بنتا ہے 4 جو اس میں سے کروڑوں روپے میں سے جو آپ کا حصہ بنتا ہے 4 کروڑ وہ آپ جمع کرائیں. اس وقت ان کو یاد آ گیا کہ جی میں اب دلائل دینا چاہتا ہوں. اس پہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ پہلے تو آپ ہمیں آ کے یہ مطمئن کریں کہ یہ کیا طریقہ ہے, پہلے جب کیس چل رہا تھا آپ عدالت میں آئے نہیں ہیں, اب جب فیصلہ آ گیا ہم نے آپ کو ذمے جو جرمانہ تھا جو پیسہ تھا عوام کے ٹیکس کا جو کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ایک درباری جو ہے جو تبلسی جو ان کے حق میں قصیدے گوئی کرتا تھا جو کالم لکھتا تھا اس کو نوازنے کے لیے آپ نے اس کو چیئرمین پی ٹی بی لگا دیا, کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کر دیے اس عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جس عوام کو نہ صحت ملتی ہے, نہ تعلیم ملتی ہے, نہ ان کے علاج ہوتا ہے, نہ ان کو سہولیات ملتی ہیں, اس لیے کہ کیوں جی پیسے نہیں ہیں قومی خزانے میں. لیکن جب عطاء اللہ قاسمی صاحب کو نوازنا ہوتا ہے تو ان کے لیے آپ کروڑوں روپے ہیں. تو ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ اب یہ پیسے آپ جمع کرائیں گے. اب وہ اسحاق ڈار صاحب پہنچ گئے عدالت کے اندر. یہاں پہ بھی ایسے ہوا ہے, جب پہلے کیس چلتا رہا ہے نہیں گئے سپریم کورٹ کے سامنے, اب ان کو یاد آ گیا کہ جی ہم نے بھی اس میں دلائل دینے. اب یہ معاملہ تو جب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا کہتی ہے. لیکن سپریم کورٹ یہ سوال ضرور اٹھائے گی کہ اس وقت آپ کہاں پر تھے, اب آپ کو یاد آ گیا ہے. دوسرا جو اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو 3 ملزمان جو مہر غلام جیلانی اور خرم یوسف اور ناصر جنجوعہ جن کو گرفتار کیا گیا تھا, ان کو ایف آئی اے کے جو تفتیشی افسران تھے
انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کر کے اور کہہ دیا کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے. اور جو جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے بھی بجائے اس کے کہ وہ کچھ دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے نے تحقیقات ٹھیک کی ہیں نہیں کی, انہوں نے بھی ایف آئی اے کی رپورٹ کی بنیاد پہ ان کو رہا کر دیا. اس کے اوپر اس وقت بھی ہم نے سوال اٹھائے تھے اپنے اسی پروگرام میں. ہم نے کہا تھا کہ حالت تو یہ تھی کہ ان 3 میں سے ایک جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہا تھا, لیکن جب نون لیگ نے ان کے گھر والوں کو اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جا کے پیغام دیں کہ آپ ٹینشن نہ لیں, مریم نواز کا نام مت لیجیے گا, ہم چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر اچانک ایک دن جو ہے پتہ چلتا ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں کیس لگتا ہے. شائستہ کنڈی صاحبہ کہتی ہیں کہ میں یہ کیس نہیں سنوں گی. معاملہ جاتا ہے ثاقب جواد صاحب کی عدالت میں اور وہ اسی وقت ان تینوں کو رہا کر دیتے ہیں. اس کے اوپر بھی اب سوالات اٹھ گئے ہیں. جو تفتیش کرنے والے تھے ان کے خلاف بھی انکوائری ہو رہی ہے. جج صاحب کے بھی کنڈکٹ کو دیکھا جائے گا, جوڈیشل مجسٹریٹ کے بھی کنڈکٹ کو دیکھا جائے گا, اور اب ان کے خلاف اثر نو تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے. ایف آئی اے کا ایک اور ونگ جو ہے اب اس میں تحقیقات کر رہا ہے. تو یہ جو جج ارشد ملک کا جو ویڈیو سکینڈل ہے وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے وہ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا, لیکن اس میں مشکلات ضرور شریف خاندان کی بڑھیں گی. اچھا, ان کو کورٹ جانے کی فرصت ملتی نہیں ہے, جب جاتے ہیں کوئی معاملہ وہاں پر ہوتا ہے تو تاریخیں مانگنا شروع کر دیتے. جیسا کہ آپ نے خود کہا صدیق کہ یہ معصوم نہیں ہے, تو معصوم تو میں نے بھی ان کو نہیں بولا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بے وقوف بھی نہیں بلکہ جاہل ہیں. یعنی ان کو پتہ ہے کہ معاملہ کہاں حل ہوگا, لیکن یہ معاملہ عوام کے کورٹ میں لے جاتے ہیں. بیسیکلی عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, عوام کو ایموشنل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک ایموشنل کارڈ یا پتہ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں. پھر سازشیں کرتے ہیں, اپنے مائنڈ کی گیم کھیلنے کی کوشش کرتی ہیں. مریم بی بی ہر دفعہ پکڑی جاتی ہیں کیونکہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے نقل کرنے کے لیے. اب بی بی نقل تو کر لیتی ہے لیکن عقل ہے نہیں, پھر پکڑی جاتی ہیں. یہ بتائیے کہ تاخیر جو کرتے ہیں, فرصت نہیں ملتی ان کو جانے کے لیے, اس تاخیر کے پیچھے بھی ان کی کچھ چالاکی یا سازش ہوگی نا, وہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ جی بالکل, دیکھیں تاخیر اس میں جو ہوئی وہ تو اس لیے ہوئی کہ ان کو کم از کم یہ ضرور پتا تھا کہ ہمارے پاس جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں, ان آڈیوز اور ویڈیوز کو کیونکہ انہوں نے ایڈٹ کر کے اپنی مرضی سے ان کو ایڈٹ کر کے اور چلایا ہے. پھر اس میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ جج ارشد ملک کی خفیہ طور پہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں نا. یہ خود بذات خود ایک کرائم ہے کہ آپ کسی کی بغیر اجازت کے آپ خفیہ کیمروں سے آپ اس کی ریکارڈنگ کریں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, اور ویسے بھی ان کو یہ قانونی ماہرین نے اس کو یہ بتا دیا تھا کہ بھائی اگر ان آڈیوز ویڈیوز کو پیش کرنا ہے تو ان کو بھی پتا تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والے ہیں ان کو پیش کیا جائے گا, جو آلات ہیں وہ پیش کیے جائیں گے, قانون شہادت کا جو معیار ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرنا پڑے گا. تو ان کو پہلے سے پتا تھا. میں نے جیسا بتایا کہ یہ کرتے یہ ہیں, عدالت میں کچھ بتاتے ہیں, باہر کچھ بناتے ہیں, اور ایسا جھوٹ بولتے ہیں اس ڈٹائی کے ساتھ, اور اتنی مطلب بار بار ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ سچ لگنے لگے. اگر سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ بھائی اگر, اور اعتزاز احسن صاحب کو کل انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اگر آج نواز شریف صاحب جیل کے اندر ہیں اور اگر ان کی بات مان لی جائے کہ وہ غلط ہیں, تو وہ اگر جیل کے اندر ہیں تو وہ ان کی وجہ سے ہیں, کیونکہ وہ آڈیوز اور ویڈیوز ان کے پاس ہیں. عدالت ان کو فائدہ تب دے گی اگر یہ آڈیوز اور ویڈیوز خود جا کے لے کر جائیں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بیل مجھے مار والی کام نہیں کریں گے. یہ وہ آڈیوز اور ویڈیوز عدالت میں نہیں لے کر جائیں گے, کیونکہ اگر یہ آڈیوز اور ویڈیوز لے کر جاتے ہیں عدالت میں تو اس کو ان کا فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم اسی پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ خواجہ حارث آگے چل کر اور یہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کریں گے کہ جو جج ارشد ملک کا بیان حلفی اور پریس ریلیز جو کہ مین اپیلوں کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے, وہ یہ کہیں گے کہ ان کو ریکارڈ سے الگ کر دیا جائے, مین اپیلوں سے الگ کر دیا جائے. کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. فائدہ تب ہوگا کہ وہ جو لوگ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں, یہ مرکزی کردار جو ناصر بٹ ہے, جو میاں رضا ہے, ان کو بھی پاکستان آنا پڑے گا, پیش ہونا پڑے گا, ان کے اوپر جرح ہوگی, پھر ان کو سارے کردار ایکسپوز کرنے پڑیں گے. اچھا صدیق, آپ کہہ رہے ہیں بیل مجھے مار والی بات ہو جائے گی تو اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے, لیکن آج تک ان کی اگر ماضی دیکھی جائے, ان کی ہسٹری دیکھی جائے تو بیل مجھے مار کے فارمولے پہ چلتے رہیں گے, تب ان کے یہ حالات ہیں. ہاں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن کم از کم اتنے آپ جب کروڑوں روپے کے وکلا ہائر کیے ہوئے ہیں تو وہ کم از کم اس حوالے سے بتائیں گے کہ یہ چیز عدالت کے اندر لے کر جانی ہے یا نہیں لے کر جانی. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں, ٹھیک, اچھا ایک اور چیز, قطری خط کے حوالے سے بھی جو وکلا ہے وہ بڑا آف دا ریکارڈ, وہ قطری خط کے حوالے سے بھی کچھ وکلا کہتے ہیں کہ وہ سارے ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ان کو مشورہ دیا تھا, اس نے دیا تھا, وہ کہتا ہے اس نے دیا تھا. اور ایک وکیل صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ قطری خط اسلام آباد کے کس سیکٹر کی کس کوٹھی کے کس کمرے میں کس وکیل نے بیٹھ کے تیار کیا تھا.
अच्छा, ये तो आप वकीलों की बात करें, इनकी बात करें, लेकिन ये तो अपने चचा भतीजी एक पेज पर नहीं होते हैं। वो कहते नहीं मेरी भतीजी को पता होगा, वो कहती चचा को पता होगा, वो चचा के बेटे को पता होगा, अच्छा जी भतीजे के बाप को नहीं, बड़े भाई को पता होगा। तो आपस में भी एक नहीं है, इनकी तो समझ ही नहीं आती है। अच्छा, दूसरा आपने बताया कि सिद्दीक, मुझे ये पॉइंट भी ज़रा समझाइएगा, बल्कि नाज़रीन को समझाइएगा, अपना बड़ा नुकसान करें। जैसे कि आपने बताया कि किसी की वीडियो रिकॉर्ड करना बगैर उसकी इजाज़त के बहुत बड़ा क्राइम एट सेल्फ, बहुत बड़ा जुर्म है। तो इनके तो अपने लोग भी इनसे घबराना शुरू हो गए होंगे, जो पार्टी भी चेंज करना चाह रहे हैं वो घबरा रहे होंगे, क्योंकि जो मोहतरमा या जिस पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को एक किस्म का संभाला हुआ बगैर किसी ओहदे के, वो ये समझते, अब तो खैर ओहदे भी ले लिए झूठ सच बोल के। ये बताइएगा कि वो तो ये समझते होंगे यकीनी तौर पर कि जो किसी एक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है वो मेरी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड कर सकता है। हर वक्त तो रिकॉर्डिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स वो हाथ में लेके घूमते हैं, किसकी भी बात रिकॉर्ड करी जाए, उसकी भी बात रिकॉर्ड करी जाए। यानी अपने ट्रस्ट लेवल को कितना ब्रेक किया है इन लोगों ने ऐसी हरकत करके। लोग तो डर रहे होंगे इनके साथ रहते हुए। जी बिल्कुल ज़ाहिर है, ये तो चीज़ सामने आ गई कि ये ना सिर्फ लोगों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि उन लोगों की गैर अखलाकी वीडियोज़ भी ख़रीदते हैं। और पता नहीं ये अब कुछ लोगों की शायद ये खुद इस तरह से उनको ट्रैप करके कुछ इस तरह की वीडियोज़ ऑडियोज़ और भी शायद सामने आ जाएं कि कुछ लोगों को ट्रैप करके उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई हों, फिर उनको इस तरह से ब्लैकमेल किया गया हो। क्योंकि ये पूरा पैटर्न है जो नज़र आया है कि किस तरह से ये लोगों की गैर अखलाकी वीडियोज़ खरीदते हैं, खरीद के फिर उनको दिखाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, पहले पैसे देने की कोशिश करते हैं, फिर थ्रेट करते हैं और फिर उनको जाती उम्रा बुलाते हैं, कभी मदीना बुलाते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं। तो ये तो एक पूरा पैटर्न सामने आया है। ज़ाहिर है इनके पार्टी के लोग भी अब इनसे इसीलिए दूर हुए हैं क्योंकि उनको ये बयानियाँ सूट नहीं करता। वो ये कहते हैं कि अगर हमने करप्शन नहीं की तो हम क्यों शरीफ खानदान की करप्शन को डिफेंड करें, हम क्यों कोट लाखपत जेल के बाहर बार जाएं, हम क्यों जो है वो इदारों पे हमले करें। तो ये बिल्कुल इसी वजह से फॉरवर्ड ब्लॉक के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। जब हुकूमत चाहेगी उस दिन फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा नून लीग के अंदर से। अच्छा सिद्दीक, लास्ट में ये भी जानना चाहूँगी, एक आखिरी मिनट है मेरे पास, कि इतनी नेगेटिविटी जिनके जहन में भरी हुई है, जो साजिशें करते हैं, लोगों की गैर इखलाकी वीडियोस की तलाश में रहते हैं, इस तरह की रिकॉर्डिंग्स करते हैं, लोग इन पे ट्रस्ट अप नहीं कर पा रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लोग इनको छोड़ना चाह रहे हैं, सियासी मुस्तकबिल इन्होंने अपना स्टेक पे लगा दिया, इन्होंने अपना वोट बैंक तक ख़राब कर लिया। तो अब ऐसे लोग अब मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं रख सकते, लोग भी बिल्कुल अब इतने अंधे और इतने बहरे और नहीं हैं कि उनको वोट देने चले जाएंगे, कि जो लोग इस हद तक नेगेटिव हो चुके हैं और इस हद तक एथिक्स को खैर बात कह चुके हैं, गुड बाय बोल चुके हैं, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल या हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को अपने हाथ में लेंगे। इतने नेगेटिव लोग। देखिए सियासी तौर पे आप इमरान खान को निशाना बना सकते हैं, लेकिन जिस लाइन पे ये चल पड़े हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगाना या फिर पाकिस्तान की फ़ौज पे हमले करना, ये वो चीज़ है जिस पे शायद कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि इस तरह से इस्लाम को यूज़ किया जाए, मिसयूज़ किया जाए, मज़हब को मिसयूज़ किया जाए, तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाए जाएँ, या फिर जो है वो इस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए फ़ौज पे इल्ज़ामात लगाए जाएँ, प्रोपेगेंडा किया जाए, हमले किए जाएँ। इस चीज़ पे मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तानी किसी भी जमात को, कोई भी जमात उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपकी बड़ी खबर के लिए और आपके एनालिसिस के लिए। इसी के साथ डॉक्टर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।